जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनमें आज आपको टॉप 20 क्वेश्चन करवाएंगे एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 5 क्वेश्चन वो आप जानते होंगे। इसमें करंट अफेयर्स भी एसएससी जीडी में आता है 1-2 क्वेश्चन का। तो कहने का मतलब करंट अफेयर्स को अभी छोड़ दिया है, क्योंकि अभी आपका एग्जाम डेट नहीं आई है, तो पता नहीं किस वक्त का करंट अफेयर पूछा जाए। तो अभी हम जो आपके सिलेबस के अनुसार आते हैं वो टॉप क्वेश्चन 20 लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसी चैनल पर आपकी डेली क्लासेस अड्डा 730 स्टडी पर होती हैं, जो आपके एसएससी जीडी 2021 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हैं आपको दिख रहे होंगे, ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, और ये आपके जीके के टॉप क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, इनके सभी अभी आपको आगे करवाएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर जीके जीएस की डेली क्लासेज होती हैं। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अपने दोस्तों में से इसी स्टडी ग्रुप में जहां जुड़े हैं उसे शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर देके जाएं। ठीक है, चलिए फिलहाल अगला क्वेश्चन जो इस वाले, ये तो थंबनेल रहा। अगला क्वेश्चन इस वाले जो क्वेश्चन है ये आ रहे आपका पहला क्वेश्चन। इसका ध्यान से राइट आंसर देना, और राइट आंसर देंगे और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी की अगर बात करेंगे कहाँ से निकलती है, तो नासिक जिले से निकलती है। नासिक जिले से निकलती है, आपकी याद रखना, नासिक जिले से। नासिक जिले से निकलती है कहाँ, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ये आपकी निकलती है, आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। गोदावरी, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ये भी बात आपको याद रखनी है। कहाँ गिरती है, तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में ये आपकी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां स्थान था। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में कौन सा 74वां स्थान था, आपको ये बात याद रखनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा गांधी जी जो अर्थव्यवस्था थी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित थी, बताइए। गांधी जी की अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी। 3 क्वेश्चन, 2 ऑप्शन ये आपके राज्य की नियंत्रण या प्रतिस्पर्धा। 2 ऑप्शन ये है, 2 ऑप्शन आगे दिए गए हैं। तो ये रहे 2 ऑप्शन, और तीसरा ऑप्शन सी नंबर क्या कह रहा है, ट्रस्टीशिप, और चौथा ऑप्शन डी नंबर कह रहा है ग्रामीण संहिता। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या इनका जो गांधी जी की जो विचारधारा थी वो कैसी थी, आपको याद रखना है, ट्रस्टीशिप थी। कैसी थी, ट्रस्टीशिप थी, आपको याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दक्कन के पठार में उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्कन का जो पठार है इसके उत्तरी भाग को आप क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दक्कन का पठार की अगर बात करेंगे, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला, और इस तरफ ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये आपका दक्कन भारत कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, मालवा का पठार कहते हैं, और आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा मालवा का पठार। अगर छोटा नागपुर पठार की हम बात कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयला क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपकी कौन सी निकलती है, एक नदी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, दामोदर नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी है। ये आपकी रिफ्ट घाटी में बहती है, और इसे क्या कहते हैं, बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का ये शोक कहा जाती है। ठीक है, आपको याद है ना, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। छोटा नागपुर पठार से ये आपकी स्वर्ण रेखा नदी भी निकलती है, ये भी बात आपको याद रखना, स्वर्ण रेखा भी नदी निकलती है। दामोदर ये किसकी सहायक नदी, तो हुगली की। किसकी है, हुगली की सहायक नदी है, ये भी बात आपको याद रखनी। ठीक है, ठीक है, हुगली की सहायक नदी है। तो एक क्वेश्चन में 2-2, 3-3 बातें आपको मिल रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय तरंगे कौन सी होती हैं, बताइए। सर्वाधिक जो तरंगे होती हैं ये कौन सी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इन्हें पी मतलब क्या होता है, प्रारंभिक तरंगे। यस मतलब क्या होता है, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक तरंगे। यल जो तरंगे होते हैं इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें लव तरंगे कहते हैं। देखिए मैं बता दूं आपको कैसे, इस हिसाब से आपको पूरी पृथ्वी ये जो इस प्रकार आपने अगर पढ़ा होगा
किस हिसाब से? इस हिसाब से आपने पढ़ा हुआ, ये जो होती है ये वाली, ये जो होती है ये इस प्रकार से हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये इस प्रकार से क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये प्रकार से हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये इस प्रकार की पृथ्वी है, ठीक है। ये जो ऊपरी वाला, सबसे ऊपरी वाला इलाका होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रस्ट इसको बोलते हैं, क्रस्ट भूपर्वटी। इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, या नहीं कि भूपर्वटी कहते हैं, ठीक है। इसको भूपर्वटी बोलते हैं। जो इसके नीचे वाला इलाका होता है, ये वाला जो होता है, ये वाला पूरा मेंटल हो जाता है। ये आपका क्या हो जाता है, मेंटल। इसको कर लीजिए, क्या कर देते हैं, मेंटल कहते हैं, मेंटल कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। मेंटल इसको कहते हैं, मेंटल कहते हैं। इधर मैं लिख देता हूं, इसको क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। मैं इधर लिख देता हूं मेंटल, मेंटल साफ साफ लिख देता हूं। अभी आपको पूरा भूकंपी तरंगे कैसी होती हैं आपको समझ में आ जाए, और क्वेश्चन भी आपको यहां से एक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां आपको क्या कहते हैं, मेंटल इसको कहते हैं, आपको मेंटल, ठीक है। ये जो नीचे वाला इलाका होता है, नीचे वाला, इसको क्या कहते हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है, इसको कहते हैं कोर। इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कोर। मेंटल क्या है, मेंटल ये जो है, ये आपका द्रवित अवस्था में, मतलब पिघली अवस्था में, चट्टाने पिघली अवस्था में क्यों है, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा है। यहाँ पिघली अवस्था में चट्टाने कैसी हैं, पिघली अवस्था में चट्टाने जितनी भी है कैसी हैं, पिघली अवस्था में है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा, और इसी कारण से यहाँ से भूकंपी तरंगे आती हैं। ज्वालामुखी क्रिया भी, जब आपने पढ़ा होगा, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जो दो प्लेटें टकराती हैं आपस में, दो प्लेटें जब टकराएंगी, तो वहाँ से जब टकराएंगी, जो आपकी भारी प्लेट होगी वो नीचे क्षेपित हो जाएगी, और इसी तरीके से वो यहाँ पर आकर मैग्मा बढ़ेगा, और जब मैग्मा बढ़ेगा वहीं से आपका ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं। ज्वालामुखी क्रियाएँ यानी कि भूकंप आते हैं। और ज्वालामुखी क्रियाएँ कहाँ, अब भूकंप कैसे आते हैं, जहाँ पर ये केंद्र बिंदु, जहाँ पर ये दोनों चट्टानें टकराती हैं, जहां पर ये दोनों चट्टानें टकराएंगी वहीं पर भूकंप आते हैं हमेशा, क्योंकि वो केंद्र बिंदु हो जाता है। सबसे ज्यादा टक्कर कहां पे लगेगी, जहां पे ये दोनों चट्टानें टकराएंगी, ठीक है। तो सबसे जो हानिकारक तरंगे होती हैं वो कौन सी होती हैं, मैं आपको बता दूं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लव तरंगे। और लव तरंगे आपको याद रखना है, लव तरंगे जो होती हैं, जितनी भी लव तरंगे हैं वो आपको बता दें। लव तरंगे मैंने भी बताया, ये जो पृथ्वी होती है, इस प्रकार से लव तरंगे आकर, इस प्रकार से लव तरंगे आती हैं, और यहाँ पर सब, यहाँ पर पृथ्वी पर, क्योंकि ये जो लव तरंगे हैं ये आकर पृथ्वी के तुरंत समांतर बहने लगती हैं, इसलिए जितनी खतरनाक तरंगे हैं वो लव तरंगे ही होती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा विश्व में मेट्रो ट्रेन का परिचालन सबसे पहले सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो आपको याद रखना, सबसे ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ था, यूके में, यूके में सबसे पहले हुआ था, यूके में इंग्लैंड हुआ था। अगर भारत में बात करेंगे, भारत में कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है, भारत में अगर मेट्रो ट्रेन करेंगे तो सबसे पहले कहाँ चली थी, कोलकाता में चली थी। ये बात आपको याद रखनी, कहाँ चली थी भाई साहब, कोलकाता में सबसे पहले चली थी। ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में चली थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, गजब का क्वेश्चन। कह रहा केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में पहली बार बजट का मतदान करने का अधिकार मिला था। बताइए किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में पहली बार बजट पर मतदान करने का अधिकार मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय शासन अधिनियम 1909 के तहत, 1919 के तहत, 1935 के तहत, या 1876 शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत क्या हुआ था भाई साहब, हमें केंद्रीय बजट पर मतदान करने को मिला था। 1935 का भारत शासन जो अधिनियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम हो जाता है। यहीं से आपका जो वर्मा माया मल्होत्रा यहाँ से अलग हुआ था, इसी एक्ट द्वारा अलग हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता में जो स्थापना हुई थी यहीं से हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोग विस्तार से जरूर पढ़िएगा, वरना मैं आपको बताऊंगा जब इसको विस्तार से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा भारत का शासन अधिनियम, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन दबा लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी हर क्लास की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची में दल बदल कहा गया है। ठीक है, तो आपको दल बदल कहा गया, तो आपको याद रखना है दल बदल किस में है, इसी अनुसूची में मिल गया। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल। 9वीं अनुसूची की अगर बात कर लें, 9वीं अनुसूची में क्या है, जमींदारी उन्मूलन। देखिए जमींदारी मतलब दल बदल की अगर बात करें तो ये जो दल बदल मतलब इस पार्टी से उस पार्टी में जब चले जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी, इसलिए जो दल बदल का मुद्दा है ये ज़्यादातर करंट में रहता है, इसलिए आपकी दल बदल वाली ये सूची बूझी जाती है। 9वीं अनुसूची की बात करेंगे तो जमींदारी, एक शब्द आप लोग याद रखिएगा, पूरा एक शब्द याद रखिए। 9वीं अनुसूची क्या है, जमींदारी उन्मूलन है। जमींदारी उन्मूलन है, ये आपको याद रखना, जमींदारी उन्मूलन, ठीक है। उन्मूलन मतलब क्या हुआ था, और ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सबसे पहला संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, सबसे पहला संविधान संशोधन था, ये आपको याद रखना है। और कब हुआ था, 1951 में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, 1951 में पहला
संविधान संशोधन हुआ और जमींदारी अनुमूलन कौन सी भाई साहब, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, नवी अनुसूची, पहले संविधान संशोधन में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, और 10वीं अनुसूची ये दल बदल कानून था। 58वां संविधान संशोधन था, आपको याद रखना 48 संविधान संशोधन था, जो आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 48 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट पर अपन लोग चलेंगे। ठीक है, अगले जो 2 ऑप्शन दिए गए ये आपकी 8वीं सूची, 8वीं सूची में आपको मालूम होना चाहिए कितनी 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं आपको याद रखना, वर्तमान में कितनी 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बता चुके हैं, दल बदल कानून किसमें है ये बात आपको बता चुके हैं। ठीक है, आपको बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जो आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे बताइए। जैन धर्म को जो 23वें तीर्थंकर थे कितने थे, तो जैन धर्म के चलो कुछ बता देते हैं आपको। जैन धर्म के अगर बारे में बात करें तो कितने हुए, 24 तीर्थंकर हुए हैं। कुल कितने जो हुए, 24 तीर्थंकर कुल हुए हैं। जैन धर्म के अगर संस्थापक की बात करें तो ऋषभदेव क्या थे, इसके संस्थापक हैं, क्या हैं इसके संस्थापक हैं, संस्थापक ये हैं आपके, ये संस्थापक इसके हो जाएंगे। ठीक है, ऋषि। अब वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसमें आपके त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैन धर्म में आपको त्रिरत्न बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न जितने भी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। त्रिरत्न में आपका कौन सा आ जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आदित्य, ये आपके क्या आ जाए, त्रिरत्न आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट त्रिरत्न है, आपके एग्जाम में सीधा पूछ लेता है ये त्रिरत्न का संबंध किससे है। ठीक है, ये आपको बात याद नहीं तो जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन जैन धर्म से पूछा जाएगा, जैन धर्म के साहित्य को क्या कहते हैं, तो आगम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, आगम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब, जैन धर्म के जो तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, सॉरी जैन धर्म के जो हुए हैं इनके साहित्य को क्या कहते हैं, आगम कहा जाता है। ठीक है, इनके साहित्य को आगम, ये 2 में बट गया था जिसे ही क्या कहते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर में ये बट गया था। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर में ये बट गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 22वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, 22वें तीर्थंकर ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे। पार्श्वनाथ ये कौन से, सॉरी 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 22वें अष्टनेमी थे आपके, और जो आपके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थंकर कौन से, ऋषभदेव, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। चलिए और एक बात जैन धर्म से रिलेटेड है, चंद्रगुप्त मौर्य से, जैन धर्म से कौन से चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, आपको याद रखना है। संलेखना संधारा प्रथा क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये भी आपकी जैन धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो आपके हुए मौर्य साम्राज्य के राजा, इन्होंने इसको संलेखना संधारा प्रथा थे जैन धर्म को, जैन धर्म के इन्हें ग्रहण किया और उससे फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बड़ा कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइटहुड की उपाधि की बात करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में तोड़ी थी, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। 1919 को ये घटना हुई थी। कैसे हुई थी, तो आपको याद ना, सैफुद्दीन और किचालू, सैफुद्दीन किचालू और सत्यपाल, नाम लिख लीजिएगा। सत्यपाल थे, सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचालू। सैफुद्दीन किचालू में लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है किचालू, सैफुद्दीन किचालू। इनको क्या किया गया था भाई साहब, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर क्या हुआ, इनको जब गिरफ्तार कर लिया गया, इसी का विरोध करने में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड में उसका विरोध करने सभा लगाई गई। वैसाखी का दिन था और भैया 13 अप्रैल 1919 का दिन था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके उपलब्धि में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की अपनी उपाधि त्याग दी थी, नाइटहुड की अपनी उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, बाकी की बात कर लें भाई साहब। रोलर एक्ट कब आया था, आपको याद रखना 1919 में ये भी रोलर एक्ट भी आपका आया था। इसे क्या कहा जाता, काला कानून भी इसे कहा जाता, काला कानून कहा जाता। रोलर एक्ट का विरोध करते हुए क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, काला कानून कहा जाता है, काला कानून इसे कहा जाता है। नहीं सॉरी, जो उनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुई, उसके साइमन कमीशन में उनकी मृत्यु हुई थी। रोलर एक्ट आपका दूसरा, ये काला कानून इसे कहते हैं, काला कानून कहते हैं। इसमें क्या था, रोलर एक्ट क्या था, रोलर एक्ट में ये था कि मान लो आप किसी को बिना कहने का मतलब है ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, क्या हो रही थी, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए रोलर एक्ट लाया गया था। इसमें क्या था, आप किसी को बिना बताए किसी को शक की बजाय पर गिरफ्तार कर लेना था और उसका मुकदमा चलाया जा सकता। तो ये थे आपका रोलर एक्ट। ठीक है, बाकी असहयोग आंदोलन की बात करेंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। 1920 में, कब 1920 में शुरू किया था और 1922 में 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हो गया था। गोरखपुर में जो चोरी चोरा कांड आपने सुना होगा, उसी के कारण ये बंद कर दिया गया था। ठीक है, गोरखपुर में। और नाइटहुड की उपाधि और ये आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने त्यागी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है राज्य में धन विधेयक, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्ति सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य की बात कर रहा है तो राज्यपाल, राज्य की बात कर रहा है तो राज्यपाल, ठीक है। राज्य की जब बात करेगा तो आपका क्या आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका केंद्र की बात करेगा तो भाई साहब राष्ट्रपति, ठीक है। आपको याद रखना धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई नियंत्रण नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये बात आपको याद रखना है। राज्यसभा का कोई इस पर नियंत्रण नहीं होता, ये बात याद रखना। रोज राज्यसभा के पास ये विधेयक पहुंचाया जाएगा, राज्यसभा इस पर कोई अपनी राय दे या ना ले, वो लोकसभा को बाध्यकारी नहीं है। सिर्फ 14 दिन तक ये अपने पास रख सकती है, उसके बाद ये धन विधेयक इसे वापस करना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति के जब राष्ट्रपति की अनुमति होती है, क्या होती है, राष्ट्रपति की जब आपकी अनुमति होती है राष्ट्रपति की, तो इसे केंद्र में पेश किया जाता। कहाँ केंद्र में पेश किया जाता। वर्तमान में निर्मला सीतारमण हैं जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने धन विधेयक ये बजट पेश करती हैं, और धन विधेयक थोड़ा उसके बजट से थोड़ा हटके क्या होता है, धन विधेयक होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। और राज्यपाल जो है ये केंद्र का करेगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। धन विधेयक राज्यसभा का क्यों नहीं होता, देखिए राज्यसभा का इसलिए नहीं होता, मतलब धन विधेयक का मतलब यही होता है जब आप किसी चीज़ को डेवलप करेंगे, डेवलप मतलब उसमें पैसा खर्च करेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि अगर राज्यसभा चाहेंगी तो उसमें डेवलप नहीं हो पाएगा, इसलिए राज्यसभा का इसमें कोई अनुमोदन नहीं होता। ये बात आपको याद रखनी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा वॉल स्ट्रीट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। वॉल स्ट्रीट क्या है, कोलकाता स्थित स्टॉक एक्सचेंज है, न्यूयॉर्क में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है, या ब्रिटेन में स्थित भारतीय बस्ती, बताइए वॉल स्ट्रीट क्या है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखना है। न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है, कौन, वॉल स्ट्रीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका इसी पर। भारतीय संविधान के अनुसार मानव दुल जो व्यापार वाला श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव दुर्व्यापार और बाला श्रम अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, इन्हीं दो में से आपको ऑप्शन में से मिल गया होगा। चलिए मैं आपको अगले भी ऑप्शन दिखा देता हूं ताकि आपको याद रहे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या गया, अगले जो ऑप्शन दिए हैं अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 23 में क्या किया गया, मानव, अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम। 24 में क्या कहा गया, 24 में आपको याद रखना है कारखानों आदि में, इसमें कारखानों आदि में निषेध कहा गया है, कारखानों आदि में 24 में निषेध बताया गया, और बालाश्रम का जो प्रतिषेध है वो अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 23 में बताया गया, और 24 में कारखानों आदि पर नियंत्रण, मतलब कारखानों आदि में बच्चे कार्य नहीं करेंगे। ये बात किसमें बताई गई भाई साहब, याद रखना अनुच्छेद 24 में बताई, ठीक है। गजब का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें अपन लोग। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहां से आपका आता है, दिवस आपका पूछा जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, गजब का क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्या विद्युत मोटर में एक युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर आपने देखा होगा कि ये क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता, उसमें में, यांत्रिक में, रासायनिक में। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जो विद्युत मोटर होता है ये आपको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तन करता है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या करा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे जो थे ये मूल रूप से कहाँ के निवासी थे। गजब का भाई साहब क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। राइट आंसर क्या होगा, बलिया के। इसमें आपको कई क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। देखिए क्वेश्चन आपके पूछा जाता सबसे प्रारंभ में जो था, सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई किसकी, जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको याद रखना है, अगर ऑप्शन में आपको बैरकपुर दिया है, कहाँ से दिया है, बैरकपुर, तो आपको याद रखना है बैरकपुर सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या होगा, बैरकपुर में आपको लगाना है। दूसरे नंबर में कहाँ गई थी, दूसरे नंबर में आपको मेरठ लगाना है। दूसरे नंबर में क्या लगाना है, मेरठ लगाना है। तीसरे नंबर में आपको क्या लगाना है, तीसरे नंबर में आपको क्या लगाना है, दिल्ली लगाना है, ठीक है। तीसरे नंबर में आपको दिल्ली लगाना है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि इसमें आपका सीधे सीधे पूछ लीजिए कि घटना को कालक्रम में लगाइए, मतलब घटना को कालक्रम 1857 की क्रांति के घटना को कालक्रम में लगाइए। तो बहुत से लड़के क्या कहते हैं भाई साहब मेरठ को पहले लगा देते, लेकिन गलत हो जाएगा। अगर ऑप्शन में बैरकपुर दिया है तो आपको बैरकपुर लगाना है, अगर मेरठ दिया है तो मेरठ, अगर बैरकपुर नहीं दिया तो मेरठ लगाएगी। लेकिन पहले क्या है, बैरकपुर में ये हुई थी। कैसे 37वें रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगर आपको थोड़ा बता दें, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली से वक्त खां आप लोग जानते होंगे, कानपुर से तात्या टोपे, और लखनऊ से कौन थी, लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी, आपको याद रखना है। इनके पुत्र थे विरजिस कादिर जो इस पर बैठे थे, ठीक है। दिल्ली में कौन थे आपको याद रखना है, दिल्ली में कौन थे आपको याद रखना है, दिल्ली में कौन थे तो आपको याद रखना वक्त खां। वक्त खां देखिए, वक्त खां जो था, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। वक्त खां आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दिल्ली में मतलब जो वो पहले प्रथम जो मुग़ल बादशाह थे वो थे, लेकिन आपको याद रखना वो मुग़ल बादशाह थे, उनको सिर्फ बैठा दिया गया था गद्दी पर। जो वास्तविक शक्ति थी वो वक्त खां के ही हाथ में थी, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर अभी हमने क्या देखा, बलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसमें आपको गजब के क्वेश्चन भाई साहब करवाऊंगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वो उदयपुर जो वन्यजीव नाम से ही आपको लग रहा होगा कहाँ होगा आपका, कहाँ होगा, बिहार में। उदयपुर, उदयपुर कहाँ है, बिहार में आपका स्थित है, ठीक है। नाम से लग रहा होगा कि उदयपुर राजस्थान में है, लेकिन आपका गलत हो जाएगा। कहाँ है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार में, ठीक है। चलिए कुछ आपको वन्यजीव अभ्यारण्य करवाता हूँ। राजस्थान की अगर बात कर लें, राजस्थान में क्या हो जाएगा, रणथंभौर। अगर आपको नहीं पता लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। रणथंभौर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, रणथंभौर। रणथंभौर दूसरे में आपका सरिस्का। इसमें टाइगर रिजर्व वन्यजीव अभ्यारण्य एक में ही करवा दूंगा मैं, ठीक है। सरिस्का हो जाएगा, ठीक है, सरिस्का हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में कौन सा, रणथंभौर हो जाएगा, सरिस्का हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है गिर राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में पेंच है, कन्ना है, पन्ना है, पेंच है, बांधवगढ़। सबसे ज़्यादा जो है बांधवगढ़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं अभी आपको बताता हूँ। बांधवगढ़ जो मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बात बताता हूँ। बांधवगढ़ जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा टाइगर हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, बांधवगढ़ में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नवीनतम अगर टाइगर रिजर्व की बात कर लें भाई साहब, नवीनतम टाइगर रिजर्व, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन बना अभी हाल ही में, रामगढ़ विषधारी। कौन सा बना है भाई साहब, याद रखने का है, रामगढ़ विषधारी ये बना है। विषधारी कहाँ है, रामगढ़ विषधारी ये है राजस्थान में बना है, राजस्थान के बूंदी में बना है, राजस्थान में ये बना है। आपको याद रखना है नवीनतम है रामगढ़ विषधारी 52वां टाइगर रिजर्व। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें तो असम का भी हाल ही में बना है, असम का हाल ही में कौन सा बना है, तो आपको याद रखना देहिंग पटकाई, ठीक है। देहिंग पटकाई जो है ये अभी हाल ही में बना है। देहिंग पटकाई ये कहाँ का है, असम का। और इससे पहले, इससे 1 ही 2 महीने पहले बना था रायमोना। ये आपको दोनों याद रखना है, रायमोना, ठीक है। रायमोना और उसके बाद देहिंग पटकाई, ये आपको दोनों याद रखनी है। ये राजस्थान असम में बनाए गए, हाल ही में ये असम में बनाए गए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चले। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन है। कह रहा ऑस्ट्रेलिया की प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ के तट पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के तट के समांतर है। तो आपको बता दें ये किस तट के समांतर है, ठीक है। तो अगले ऑप्शन देख लेते हैं अपन लोग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्या उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यानी कि कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ है किस तरफ स्थित है। मैं आपको बता दूं इस तरफ जो आपकी ऑस्ट्रेलिया है, मैं आपको चित्र नहीं बना पाऊंगा लेकिन फिर भी आपको बता दूं इस तरफ ऐसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार से। और जो आपकी जो पड़ती है ये ग्रेट बैरियर रीफ वो किस तरीके से पड़ती है, इस वाले इलाके में, इस वाले इलाके में ये पड़ती है, ठीक है। इस वाले इलाके में पड़ती है, यानी कि कहने का मतलब कहाँ पड़ती है, पूर्व में पड़ती है। ऑप्शन
नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व में पड़ती है कौन सी? प्रबाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ है प्रबाल भित्ति है। ठीक है, प्रबाल भित्ति है। भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश प्रबाल से निर्मित है? तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है आपका लक्षद्वीप, ये काहे से निर्मित है? प्रबाल भित्ति से निर्मित है, प्रबाल द्वीप है। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन और गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1816 में हुई सुगोली की संधि अंग्रेजों एवं के बीच मतलब हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी बताइए? अंग्रेजों और किसके बीच हुई थी सुगोली की संधि? 1816 में। गजब का क्वेश्चन है। सिख के मध्य हुई थी, गोरखा के मध्य हुई, मराठा या फ्रेंच? बताइए, फ्रेंच बताइए। गजब का क्वेश्चन है। किसके किसके मध्य हुई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए गोरखा। किसके किसके मध्य हुई थी? गोरखा के मध्य हुई थी। 1816 की सुगोली सुगोली की जो संधि हुई थी अंग्रेजों और गोरखा के मध्य हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। गजब का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलेंगे। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का गजब का क्वेश्चन है भाई साहब। क्या कह रहा है? कह रहा संविधान की उद्देशिका में समाजवाद धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन में जोड़ेगा? और इसमें एक और आपका याद कर लेना, अखंडता। क्या था भाई साहब? अखंडता। क्या था? अखंडता था। ठीक है, अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन में जोड़े गए थे बताइए? गजब का क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे उद्देशिका में। और सिर्फ ये भी बात आपको याद है, क्वेश्चन आपसे पूछ दे संविधान की उद्देशिका में कितने बार संशोधन हुए? तो सिर्फ प्रस्तावना कह लीजिए, उद्देशिका कह लीजिए, उद्देश्य प्रस्ताव कह लीजिए। ठीक है, कुछ भी कह लीजिए। तो संविधान की उद्देशिका में ओनली एक बार संशोधन हुआ। ठीक है, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ और वो संविधान संशोधन कौन था? 42वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। इसमें बहुत कुछ भैया जोड़ा गया। इसमें इतना कुछ जोड़ा गया कि इसे क्या कहते हैं? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान इसे कहा जाता है। ये आपको बात याद रखनी है, लघु संविधान इसे कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी और अखंडता, 3 ये शब्द आपके जोड़े गए 1976 में। अगर उद्देशिका की बात कर लें, इसे उद्देश्य प्रस्ताव, इसे उद्देशिका, इसे किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। किसे? ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उद्देशिका को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। गजब का क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा ये आपके 2 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। कैसे लगे ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में यार बताना ना भूलें। और वीडियो अगर दिल में लगा हो, बिल्कुल आपको पसंद आया, तो वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए। एसएससी जीडी में गजब के प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन ला रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा टपकेंगे और यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से, ऐसा नहीं है भाई कहां से क्वेश्चन उठा लाए हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो पसंद लगा आया हो तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी में आप अड्डा 730 स्टडी को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ेंगे और आपको डेली क्लासेस मिलेंगी। नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेंगे तो डेली क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।